नमस्कार साथियों, स्वागत है एमजीएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं विवेक मिश्रा इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था को विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। हमारा टारगेट है आने वाली बीपीएससी की 71वीं प्रारंभिक परीक्षा, जिसको हम लोग क्लियर करने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो जनरल स्टडी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी, इसको हम लोग क्रमबद्ध तरीके से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। क्योंकि अभी 71वीं बीपीएससी की फॉर्म अभी आई नहीं है, अभी हम लोगों के पास पर्याप्त समय है और समय रहते हम लोग सिलसिले क्रमबद्ध तरीके से इस विषय को इतनी गहराई से और इतनी समझदारी से पढ़ेंगे कि आने वाले समय में आने वाले जो भी एग्जाम होंगे उसमें किसी भी प्रकार का एक भी प्रश्न न छूटे। क्योंकि इंडियन पॉलिटी से लगभग 12 से 15 क्वेश्चन होते हैं और 12 से 15 प्रश्न जो होते हैं कभी कभी इसे करंट अफेयर से जोड़ करके भी पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हम लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बीपीएससी के सभी सब्जेक्ट को देखा जाएगा। आने वाले समय में देखिएगा, अभी तो हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी का अभी शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे इसी चैनल पर बहुत जल्द ही आपको बाकी सभी समान अध्ययन के सभी विषयों का भी हम लोग एक एक वीडियो के माध्यम से क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो बिना विलंब किए हम लोग समान अध्ययन के सबसे महत्वपूर्ण विषय भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी को हम लोग इसके सिलेबस को समझते हैं और उसको हम लोग शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था को हम लोग पढ़ने से पहले सबसे पहले एक महत्वपूर्ण शब्द है, वो है हमारा संविधान। संविधान के बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि संविधान होता क्या है। तो अगर हम लोग संक्षेप में अगर संविधान की परिभाषा दें तो कह सकते हैं कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है या नियम पुस्तिका है जो सरकार और उसके संगठनों, संरचनाओं, शक्तियों और कर्तव्यों और नागरिकों के अधिकारों को प्रदर्शित करता है। अर्थात संविधान क्या है? एक लिखित दस्तावेज है। लिखित दस्तावेज कहने का मतलब होता है इसको लिख करके एक तैयार किया गया दस्तावेज है, उसको हम लोग नियम पुस्तिका भी कह सकते हैं, रूल बुक, रूल्स बुक, नियम पुस्तिका भी कह सकते हैं, जिसमें सरकार और उसके संगठन यानी सरकार जो होती है किस प्रकार से संचालित करना होता है, उसके संगठन यानी उनके जो मंत्रिमंडल हैं वो कैसे अपना कार्य करेंगे, सरकार की संरचनाएं क्या क्या है, उनके अंग कौन कौन से हैं, जैसे कि कानून के अंग की भी बात हम लोग आगे पढ़ेंगे, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बारे में, और उनकी जो शक्तियों का जो विभाजन है, शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया है, उनका क्षेत्राधिकार क्या है, उनके कर्तव्य क्या है और नागरिकों के अधिकारों को भी यह प्रदर्शित करता है। अगर संविधान की परिभाषा अगर हम लोग संक्षेप में दें तो यह भी हम लोग कह सकते हैं किसी भी देश को संचालित करने के लिए एक नियम की जरूरत होती है और उस नियम को जब उसको लिखित रूप से किसी पुस्तक में केंद्रित कर दिया जाए, यानी उसको हम लोग नियम पुस्तिका भी कह सकते हैं। यानी संक्षेप में एक लाइन में कह सकते हैं किसी भी देश को संचालित करने के लिए एक नियम पुस्तिका की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग संविधान के भी नाम से जानते हैं। दुनिया का जितने भी देश हैं, प्रत्येक देश का अपना कोई ना कोई एक संविधान होता ही है। उसी प्रकार से भारत का भी अपना एक लिखित संविधान है। लिखित संविधान कहने का तात्पर्य, हालांकि आप ये सोच रहे हैं हमने लिखित संविधान शब्द का प्रोनाउंसिएशन क्यों किया,
आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लिखित संविधान भी एक होता है, एक अलिखित संविधान भी होता है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे इसी वीडियो में हम लोग करेंगे कि भारत का जो संविधान है क्या है, लिखित संविधान है। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। और अब सबसे पहले हम लोग बात करें कि किसी देश को, राज्य को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो हम लोग एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की थोड़ा सा बीच में चर्चा कर लेते हैं, स्टेट यानी कि राज्य। राज्य और राष्ट्र दो शब्द हैं यहाँ पे, एक है राष्ट्र, राज्य। राज्य की अगर हम लोग बात करें तो राज्य जो है एक प्रकार से कहें तो राजनीतिक अवधारणा है। जबकि राष्ट्र जो है वैचारिक अवधारणा है। राज्य क्या है, राजनीतिक अवधारणा है और राष्ट्र जो है वैचारिक अवधारणा है। तो राष्ट्र के लिए एक वैचारिक अवधारणा की आवश्यकता होती है, लेकिन राज्य के लिए राजनीतिक अवधारणा होती है। अब बात करते हैं कि किसी राज्य के लिए संप्रभुता क्या होती है, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आखिर राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर है, अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे। लेकिन हम लोग जिस टॉपिक को समझ रहे इस पर आते हैं कि राज्य जो है, राज्य का सबसे पहले गठन को समझते हैं कि राज्य का गठन कैसे होता है। हालांकि अगर हम लोग कहें तो राज्य के गठन से संबंधित कई प्रकार के सिद्धांत जो है, लेकिन इसमें से सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात करें तो उसमें एक है अनुबंध समझौता सिद्धांत कर सकते हैं। यानी राज्य का जो गठन है का प्रमुख सिद्धांत अनुबंध समझौता, यानी समझौता कहां हुआ तो जनता के बीच। यानी जनता ने राज्य के गठन के लिए आपस में उन्होंने समझौता कर लिया, अपने अधिकारों का त्याग कर लिया। उन्होंने क्या त्याग किया, जिसके बदले जनता ने अपने बीच एक समझौता किया, अनुबंध समझौता किया, जिसमें अपने कई अधिकारों को अपने खो दिया और कहा कि राज्य के निर्माण के लिए हम थोड़ी सी आपस में समझौता कर ले, जिससे एक राज्य का निर्माण होता है। राज्य के निर्माण के लिए अगर कहें तो आवश्यक शर्तें भी होती है। राज्य, जब जनता राज्य के लिए आपस में समझौता करती है तो राज्य का भी कर्तव्य हो जाता है कि उन जनता की सुरक्षा प्रदान करना, उनकी रक्षा करना, उनकी स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए स्वास्थ्य उपकेंद्र की व्यवस्था करना, शिक्षा की, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, आगे हम लोग पढ़ेंगे, सड़क की व्यवस्था करना, विवाद, अगर किसी भी प्रकार का विवाद हो जाए उनके विवादों को निपटारा करने का भी कर्तव्य राज्य का ही होता है। यानी अगर हम लोग संक्षेप में कहें, आधारभूत संरचना जो भी होती है, यानी जनता के लिए उपयुक्त आधारभूत संरचनाओं की व्यवस्था उसके बदले में सरकार जनता को देती है। यानी राज्य के निर्माण के लिए आवश्यक शर्तें जो होती है मुख्य रूप से वह 4 है। उन चारों आवश्यक शर्तों को हम लोग समझ सकते हैं। तो राज्य के गठन के लिए, राज्य की गठन की अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोग पढ़े कि इसके लिए 4 अनिवार्य शर्त होती है। चार अनिवार्य शर्तें का होना आवश्यक है। वो 4 अनिवार्य शर्तें क्या है आपके सामने है। पहला है ज्योग्राफिकल टेरिटरी, यानी कि भौगोलिक भूभाग,
अगला है पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। अगला है गवर्नमेंट यानी कि सरकार। और चौथा है सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता। चार आवश्यक शर्तें हैं: भौगोलिक भूभाग ज्योग्राफिकल टेरिटरीज, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, गवर्नमेंट यानी कि सरकार, सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता। ये चार अनिवार्य शर्तों में से अगर किसी एक को हटा दिया जाए तो राज्य का गठन हो ही नहीं सकता है। किसी एक को भी हटा दिया। ज्योग्राफिकल टेरिटरीज यानी भौगोलिक भूभाग का मतलब वो होता है कि कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी राज्य का भौगोलिक भूभाग फिक्स ही हो। फिक्स होना कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी राज्य का भौगोलिक भूभाग कहां से कहां तक होना चाहिए। उसके बाद दूसरा है हम लोगों का पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। यह भी फिक्स नहीं है कि किसी भी राज्य की जनसंख्या फिक्स्ड हो। कितना भी जनसंख्या हो सकता है, इससे किसी भी प्रकार का राज्य पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन एक विशेष बात यहाँ पर और क्या आती है, जैसा कि आप जानते होंगे कि प्रवासी यानी किसी दूसरे जगह का रहने वाला व्यक्ति के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जा सकता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। यानी कि राज्य के गठन के लिए वहीं का निवासी, वहीं का वोटर कहा जाए तो होना आवश्यक है। प्रवासी भी है, एक चीज और ध्यान देंगे, प्रवासी भी जाकर के वोटर बन जाते हैं, लेकिन प्रवासी के आधार पर किसी राज्य का गठन नहीं हो सकता है। तीसरा है महत्वपूर्ण यानी गवर्नमेंट। किसी राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वहां की सरकार। यानी कि जब देखते होंगे किसी गाड़ी को चलाने के लिए एक ड्राइवर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से राज्य को संचालित करने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। सरकार यानी कहने का तात्पर्य उस राज्य का ड्राइवर यानी कि संचालक, यही जो है राज्य को संचालित करता है। और बात करते हैं सोवरेनिटी की, यानी संप्रभुता भी प्राप्त होना चाहिए। यानी कि इन चार अनिवार्य शर्तों के आधार पर राज्य का गठन हो जाता है। इन चारों में सबसे प्रमुख अगर हम लोग बात करें वह है सरकार यानी गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट को संचालित करने यानी किसी राज्य को संचालित करने के लिए एक नियम पुस्तिका की आवश्यकता होती है। इससे पहले भी हम लोग पढ़े नियम पुस्तिका। किसी राज्य को संचालित करने के लिए नियम पुस्तिका की आवश्यकता होती है, जिससे वहां की सरकार उस नियम पुस्तिका के माध्यम से राज्य का कार्यभार को संचालित करता है। जैसे कि कोई ड्राइवर किसी गाड़ी को चलाता है तो उसके लिए भी रूल्स होते हैं, ट्रैफिक रूल्स होते हैं। ट्रैफिक रूल्स करने का मतलब जैसे कोई गाड़ी लेकर के रोड पर निकलता है तो रेड सिग्नल का मतलब वो समझ जाता है कि मुझे गाड़ी रोकनी है, और जैसे ग्रीन सिग्नल होता है तो वो गाड़ी ले जाने लगता है, वहां पर उसका सिग्नल हो जाता है कि वो जा सकता है। यानी एक ड्राइवर को जिस प्रकार से अपने ट्रैफिक रूल का पालन करना होता है, उसी प्रकार से सरकार यानी गवर्नमेंट को भी अपने रूल बुक का, नियम पुस्तिका का फॉलो करना होता है, और उसी के माध्यम से वह राज्य की सरकार को संचालित करता है। जैसे अगर ये नियम पुस्तिका नहीं होती तो क्या होता? अगर यह नियम पुस्तिका नहीं होती तो सरकार के पद पर जो बैठा व्यक्ति होगा, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, अभी हम लोग भारत की बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग सरकार की बात कर रहे हैं। यानी सरकार के उच्च पद पर बैठा जो व्यक्ति होगा वह क्या हो जाएगा, अगर नियम पुस्तिका नहीं होगी तो वह अपने मनमानी तरीके से कार्य करेगा, तो जिसको हम लोग तानाशाही सरकार भी कह सकते हैं। इसकी रूपरेखा पिछले
कई वर्षों पहले जो सरकारें चला करती थी, तानाशाही सरकारें बहुत जगह चला करती थी, अभी हम लोग बात कर रहे हैं। और जब नियम पुस्तिका पर जब संचालित होती है कोई सरकार, तो उसे ही नियम पुस्तिका कौन बनाएगा? तो नियम पुस्तिका में अभी हम लोग पढ़े कि उसमें जनता का भी अधिकार है, जनता की भी मौलिक अधिकार है, जनता का अपना कर्तव्य है, राज्य का भी अपना कर्तव्य है जनता के प्रति। तो यह नियम पुस्तिका के माध्यम से चलाया जाएगा। तो कहा जाएगा जिसमें सर्वोपरि जनता होती है, उसे हम लोग लोकतंत्र के नाम से भी जानते हैं। यानी कि राज्य के गठन के लिए इन चारों शर्तों में से अगर हम लोग बात करें, सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है? तो वह है सरकार का गठन। सरकार है, सरकार वही कार्य करेगी जो नियम पुस्तिका में लिखा होगा, उसी के अनुसार वह अपना कार्य करेगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि सरकार जो नियम पुस्तिका को फॉलो करती है, उसी को हम लोग संविधान के नाम से भी जानते हैं। जैसे हमारे भारत का भी अपना एक संविधान है, दुनिया में जितने भी देश है सबका अपना अपना एक संविधान है, उसी प्रकार से भारत का भी अपना एक लिखित संविधान है। अब हम लोग आते हैं कि लिखित संविधान होता क्या है, अब इसको हम लोग समझते हैं। तो संविधान की बात करें हम लोग, संविधान अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कितने प्रकार का होता है? तो अगर हम लोग इसको विभाजित करें, बांटे इसको, तो संविधान को हम लोग दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं संविधान के बारे में, जैसे हम लोग पीछे पढ़े, कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज द रूल बुक ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार की नियम पुस्तिका है जिसके आधार पर सरकार संचालित करती है। तो संविधान को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, पहला निर्माण प्रक्रिया के आधार पर और दूसरा परिवर्तनशीलता के आधार पर। परिवर्तनशीलता का तात्पर्य होता है कि संशोधन, परिवर्तनशीलता का मतलब संशोधन, अर्थात संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भी है, हम लोग आगे समझेंगे। तो संविधान को दो भागों में बांट सकते हैं, एक निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, यानी संविधान जब किसी देश का होगा तो स्वाभाविक है कि उसका निर्माण हुआ ही होगा। तो निर्माण हुआ होगा तो दो प्रकार की संविधान का निर्माण, एक लिखित संविधान यानी उसको निर्मित संविधान भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है अलिखित या विकसित संविधान। तो लिखित संविधान निर्मित, अगर उदाहरण की बात किया जाए कि भारत की जो संविधान है वह लिखित संविधान है, अमेरिका का जो संविधान है वह भी लिखित संविधान है। एक प्रश्न यहाँ पर बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि दुनिया का यानी विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो वह अमेरिका का। अमेरिका का संविधान जो है विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है, जो यानी भारत का जो संविधान है, यानी भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के समय, यानी यह जो चीजें हैं, यानी लिखने की जो प्रक्रिया है, लिखित संविधान की जो प्रक्रिया है, हमने अमेरिका से ही लिया है। और क्योंकि अमेरिका जो है विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान यही है। उसके बाद एग्जाम्पल में भारत की बात करें, लिखित संविधान का मतलब होता है कि इसका दायरा जो होता है अपना एक फिक्स होता है, इसका समय सीमा होता है, यानी इसको एक ही बार लिख करके एक ही बार में इसे लागू किया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं लिखित संविधान यानी निर्मित संविधान। अलिखित संविधान का मतलब होता है इसे बार बार इसमें संशोधित किया जाता है या और उसको बार बार नए तरीके से लागू किया जा सकता है। उदाहरण की बात करें कि ब्रिटेन का जो संविधान है वह अलिखित संविधान है, यानी ब्रिटेन के बारे में अगर कहा जाता है, दो बातें एक प्रमुख है, यहाँ पर पूछा जा सकता है परीक्षा में कभी भी
कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान में मुख्य अंतर क्या है। तो लिखित संविधान का मुख्य अंतर दोनों में यह है कि लिखित संविधान में सबसे सर्वोच्च संविधान होता है। लिखित संविधान में सबसे सर्वोच्च जो होता है वो होता है आपका संविधान, यानी संविधान की प्रधानता होती है। संविधान से ही, संविधान में जो नियम बनाए गए हैं उसी के आधार पर कार्य होगी, अन्यथा उसमें आगे की प्रक्रिया। दूसरी बात यहां बात करें अलिखित संविधान, इसमें सर्वोच्च जो होता है वह संसद होता है। यानी ब्रिटेन की संसद की पावर इतनी है, कहा गया है कि ब्रिटेन का, विश्व का तो सबसे ज्यादा अगर कहा जाए टफ जो संविधान है ब्रिटेन का संविधान है। ब्रिटेन के संविधान के बारे में कहा गया है कि इसके संसद के पास इतना पावर सिर्फ नहीं है, सिर्फ इतना ही पावर नहीं है कि यह किसी महिला को पुरुष में बदल दे या पुरुष को महिला में बदल दे, नहीं तो जो चाहे वो करने की क्षमता ब्रिटेन के संसद के पास है। यह चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और यहाँ पर हमारे जो भारतीय संविधान जो है इतना उदार है, इसमें सबसे सर्वोच्च संविधान होता है, इसमें किसी व्यक्ति की प्रधानता नहीं होती है। तभी तो आज हम लोग बाबा साहेब को इतना मान सम्मान देते हैं कि उन्होंने इस प्रकार का संविधान हम लोगों के लिए उन्होंने छोड़ करके वो चले गए हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों को इतना अधिकार प्राप्त है कि हम अपने अधिकारों के लिए भी लड़ सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ शासन, प्रशासन, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के ही कार्य की और उसकी अधिकार की बात नहीं की गई है, बल्कि इसमें जनता के अधिकार की भी बात कही है। जनताओं के लिए, हम लोगों के लिए उसमें मौलिक अधिकार की बात की गई है, मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। यानी मुख्य रूप से अगर कोई अंतर पूछे कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान में अंतर क्या है, तो लिखित संविधान में सर्वोच्च संविधान होता है और अलिखित संविधान में सर्वोच्च संसद होती है। दूसरा, अगर हम लोग बात करें परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान को दो भाग में बांट सकते हैं, एक लचीला और दूसरा कठोर। लचीला कहने का मतलब होता है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आसान होती है। यानी कहने का मतलब जब किसी संविधान संशोधन में इसमें क्या होता है कि साधारण बहुमत से, किसी संविधान के नियम को जब साधारण बहुमत से उसमें संशोधित किया जाता है तो उसे लचीला संविधान कहते हैं। और कठोर क्या होता है कि इसमें संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत के आधार पर इसमें संशोधन होता है। तो अब बात आती है कि भारत का संविधान लचीला है या कठोर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि भारत का संविधान कठोर कम लचीला ज्यादा है, यानी कि इसमें संशोधन करना आसान है। हालांकि कुछ ऐसे उसमें रूल्स हैं जिसमें संशोधन करना कठिन है। जैसे कि अभी कुछ सालों पहले आप देखे होंगे कि जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का जो दर्जा प्रदान था उसको संशोधित करके ही आज देखें कि उसको केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लेह में बदल दिया गया। तो यह जो किसका था वह लचीला, यानी लचीला है तभी तो साधारण बहुमत के द्वारा उसे जो है उसको संशोधित करके बदल दिया गया। तो आज की क्लास हम लोग इतना ही तक, आगे की क्लास में हम लोग समझेंगे। ये तो संविधान के हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़े कि संविधान की हमारी पृष्ठभूमि क्या रह गई, संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, भारत में संविधान बनाने की जो प्रक्रिया हुई, आखिर उसके निर्माण की जो प्रक्रिया हुई किस प्रकार से आगे बढ़ी। तो इसकी वीडियो इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में हम लोग उस चीज को पढ़ेंगे कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे थी, सबसे पहले संविधान की मांग कब की गई, कैसे कैसे प्रोसेस में हम लोग आगे बढ़ते और किस प्रकार से संविधान हम लोगों का बनते चला गया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।